नमस्कार, आप देख रहे हो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। चुनावी माहौल में लगातार हमारी कवरेज जारी है और लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर भी हम मौजूद हैं चुनावी समीकरण दिखाने के लिए। लेकिन आपको पता है जब चुनावी माहौल चलता है तो नेताओं की पार्टी की अदला-बदली भी जारी रहती है। उसी के क्रम में आज हमारे साथ अमीन पठान जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। जी, मैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की आप तमाम जो टीम यहाँ पे आई है उनका बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं ज़रा। जैसे मैंने बोला कि इसे भागदौड़ कहें, बगावत कहें या पार्टी की अदला-बदली कहें। सर, मुझे ये बताइए अमीन जी कि क्या नाराज़गी आपकी रही? क्योंकि हमने जैसे सुना, हमने जैसे देखा, ग्राउंड पर आप, ज़मीन पर आप मौजूद रहे, गरीबों के लिए और युवाओं के लिए आपने खासकर आवाज़ उठाई है। मेरी जानकारी के मुताबिक तो मुझे ये बताइए, इतने सालों तक बीजेपी में रहने के बाद किस चीज की आपको नाराजगी थी कि कांग्रेस का दामन आपने थामा? आप टिकट वितरण को लेकर खुश नहीं थे या जो अंदर और चुनावी माहौल की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर खुश नहीं थे? क्या नाराजगी थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा बैकग्राउंड में 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी में काम करता था जी। और जब हमने भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की थी, उस वक्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत जी, ये लोग जो नेता थे उनको हमने देखा। उनकी जो आइडियोलॉजी थी कि 36 कौमों को साथ लेकर पार्टी का भी विकास करना है, राजस्थान का भी और देश का भी विकास करना है। तो ये उनकी सोच थी और उस सोच से प्रभावित होकर मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। और मेरी ये सोच थी कि देश के मुसलमानों की नुमाइंदगी सब पार्टियों में होना चाहिए। ये सोच के हम रहे और बहुत सब अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों से जिस तरीके से बांटने की, तोड़ने की बातें हो रही है, आज 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन है, लेकिन इन 5 राज्यों के इलेक्शन में पूरे इन 5 स्टेट में एक भी टिकट माइनॉरिटीज को नहीं दिया गया भाजपा की तरफ से। हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की। अगर हम, ये तो है नहीं कि 200 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी राजस्थान में या मध्य प्रदेश में पूरी सीटें जीत जाएगी। कुछ सीटें हारी जाती है। आप ये मान लीजिए कि 1-2 सीटें, 4 सीटें आप हारने के लिए दे दो, लेकिन आप मैसेज तो दो लोगों को। एक देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद जिन लोगों की है, उनको आपको विश्वास में रखना होगा, उन पे भरोसा जताना होगा। आज जो मरकजी हुकूमत है, जो केंद्र सरकार है, उसके अंदर कोई मंत्री नहीं है भारत सरकार के अंदर माइनॉरिटीज का। आज कई सारे बोर्ड और निगम जो भारत सरकार के वो खाली पड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अनदेखी की जा रही है, एक डिस्टेंस बनाया जा रहा है, लगातार नफरतों की बातें की जा रही है। जो नेता मैं बोलना चाहूंगा कि हैदराबाद के पास से एक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए होते थे, राजा सिंह, उनको पार्टी ने नोटिस दिया था या निष्कासित किया था, कुछ किया था 6 महीने 1 साल पहले, जब उनने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए उन्होंने कुछ बोला था। और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज, जो हिंदल वली कहते हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी भी चादर पेश करते हैं बड़ी अकीदत के साथ, और वहाँ मतलब मुस्लिम से ज्यादा और कम्युनिटी के लोग भी वहाँ बड़े अकीदत के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, उनके लिए अनगल बातें की गई। ऐसे व्यक्ति को निकाला और अभी उसको वापस पार्टी में लेके उसको टिकट दे दिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि कुछ भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आज रमेश बिधूड़ी देश की सबसे बड़ी पंचायत, जो संसद के अंदर बदतमीजी करते हैं सांसद के साथ, मुस्लिम सांसद को वो आतंकवादी कहकर पुकारते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको प्रमोट किया जाता है। इन सब बातों से आहत होकर, इन सब बातों से दुखी होकर मैंने ये निर्णय किया कि मुझे राजनीति छोड़ देना चाहिए, मेरे को भारतीय जनता पार्टी में नहीं काम करना है। और मैंने ये मन भी बना लिया था। लेकिन राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत जी ने, जो यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस तरीके से योजनाएं लागू की गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, और खास तौर से जो उनकी चिरंजीवी योजना जो है, जो 25 लाख रुपए अगर कोई बीमार हो जाता है, आपको पता है कि पेंडेमिक के बाद बहुत सारे केस हो रहे हैं,
बहुत सारी उसके रिएक्शन हो रहे बीमारी के बाद के। और जो गरीब लोग हैं या जो कहेंगे कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि 10, 15, 20 लाख रुपए एकदम अरेंज कर सके। उसके लिए उनको अपने जेवर बेचने पड़ते थे, अपने घरों को बेचना पड़ता था, गिरवी रखना पड़ता था। उस दुख को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने समझा और 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना उन्होंने यहाँ पे लागू की। चलिए पठान जी, बिल्कुल मैं आपको रोकते हुए ये पूछूंगी कि अभी आप ही की बातों से आपने मुझे कहा कि क्या बोलते हैं, बीजेपी ऐसा नहीं है सारी सीट जीत जाती। मैं इस बीच में से आपसे ये सवाल करूंगी, अगर अभी आप बीजेपी कैंडिडेट होते माफ कीजिएगा, तो तब भी आप यही कहते कि बीजेपी सारी सीट्स नहीं जीत पाती। उसके बाद आप कह रहे हैं कि एक एहसास तो कराइए लोगों को, लोगों के बीच में तो आप जाइए। तो बतौर बीजेपी के एक कार्यकर्ता होने के नाते आप तभी भी यही कहते कि बीजेपी सारी सीट नहीं जीत पाती। देखिए, कोई भी जब पार्टी होती है और तो आप 200 विधानसभा पे लड़ेंगे तो पूरे आप नहीं जीत सकते, कुछ ना कुछ सीटें हारनी होती है। अगर आपको लगता है कि अगर हम अकलियतों को टिकट देते हैं वो जीत नहीं पाएंगे, अरे आप सिर्फ विश्वास जताने के लिए आप टिकट दीजिए। अब विश्वास तो पैदा करो उनके अंदर, उनको ऐसा एहसास क्यों कराते हो कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हो। आपको ये उनको साथ लेकर, जब हम नारा ही वो दे रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो फिर वो नारा कहाँ पे होता है, फिर लगता है कि वो जुमला है, वो सिर्फ बतौलेबाजी है। तो अभी आपने ये भी कहा कि ये सब कुछ देखते हुए मुझे बहुत आहत हुआ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, और मुझे लगता है मुझे बीजेपी छोड़ देनी नहीं, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तो कांग्रेस में आने के बाद राजनीति छोड़ चुके हैं आप? नहीं, मैंने पहले मन बनाया था, लेकिन फिर मुझे लोगों ने कहा कि अगर बीजेपी छोड़ने के बाद हम ये कर सकते हैं कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं पहले जब टिकट कटा उसी वक्त मुझे ऑफर आया था, मुझे एमएलए का टिकट देने का भी ऑफर था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मुझे सोचने में और वक्त लगा, उसमें वो वक्त भी निकल गया और मैंने बाद में भी वही कांग्रेस को ज्वाइन किया। लोग कहते भी, अरे भाई ज्वाइन करना था तो पहले कर लेते, अभी तो मिल जाता, कम से कम टिकट मिल जाता। ये लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये टिकट और ये सब अलग बात है। आप राजनीति में होते हैं तो आप खिदमत के लिए होते हैं, आप खिदमत खल्क के लिए होते हैं, आप लोगों की बहबूदी के लिए, फलाह के लिए आप काम करने के लिए होते हैं, लोगों की मदद करने के लिए होते हैं। तो सियासत और एक राजनीति दल आपके साथ है तो आप ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। तो वही सोच के फिर मैंने सोचा कि 25 साल से राजनीति में है, सियासत में है, तो कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मेरे साथियों ने, मेरे जो वेल विशर है, जो मेरी टीम है, उन्होंने भी कहा कि हमें कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए और सब बातें देखी। गहलोत साहब जी की जो स्कीमें थी, उनकी योजनाएं थी, उन सब से प्रभावित हो गया। अच्छा पठान साहब, अगर मैं गहलोत सरकार की स्कीम की ही बात करूं तो जब हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं, आम जनता के बीच मौजूद होते हैं, तो वो कहते हैं कि अशोक गहलोत ने ये जो स्कीम्स हैं ये चुनाव आने से कुछ समय पहले ही अभी लेकर आया है। चिरंजीवी की मैं बात कर लेती हूँ, रसोई की मैं बात कर लेती हूँ, और भी तमाम तरह की योजना है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो गैस सिलेंडर जो 500 रुपए का किया था, तो मुझे लग रहा है शायद 1-1.5 साल हो गया उसको। और ये जो चिरंजीवी योजना इन्होंने 15 लाख को 25 लाख की है, इसमें भी बहुत टाइम हो गया। 15 लाख तो इन्होंने 3-4 साल पहले चालू कर दिए थे। तो लगातार ये लोग काम कर रहे थे। अभी उन्होंने कुछ गारंटी वाला है तो वो अभी 2-4 महीने पहले किया है। बाकी ये बड़ी चीजें तो उन्होंने पहले कर दिया था, किसानों की बिजली माफी, किसानों के ऋण माफी, ये बहुत सारी योजनाएं पहले से कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जब देश में कोरोना चल रहा था, पेंडेमिक का टाइम था, तो अगर किसी सरकार ने जिम्मेदारी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाया तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार थी। भीलवाड़ा मॉडल को भारत सरकार ने भी उसको फॉलो किया। आपको पता होगा, भीलवाड़ा की कलेक्टर और एसडीएम थी, उन दोनों ने इतना बेहतरीन काम किया राजस्थान सरकार के साथ मिलकर, और उस मॉडल को पूरे भारत ने उसको फॉलो किया। इवन विदेशों में इस भीलवाड़ा मॉडल की और राजस्थान सरकार की वाहवाही हुई पूरी दुनिया के अंदर। तो उन्होंने जिम्मेदारी के साथ, जब बहुत लोग अंदर बैठे हुए थे, तब गहलोत साहब ने लगातार मेहनत की। उनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उनकी पूरी टीम थी, पूरा सरकारी तंत्र उसमें लगा रहा
और राजस्थान में उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। अच्छा, ठीक है सर। अभी चुनावी माहौल पर ना जाते हुए मैं थोड़ा सा पीछे आकर ये बात करूंगी कि आपने कहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे उस समय से आपने जो है भाजपा ज्वाइन की हुई है, और अब तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से विचारधारा समझ गए होंगे बीजेपी पार्टी की। तो मुझे ये बताइए, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात करूं तो आपको क्या फर्क दोनों में लगता है? जबकि अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के लिए कहा जाता है कि वो स्वाभिमानी थे, बहुत विनम्र नेचर के वो थे। उसके बाद अगर मैं कहूं कि आप मुझे एक खूबी अटल बिहारी जी की बताएं और एक खूबी नरेंद्र मोदी की बताएं, एक खामी भी आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि दोनों में कितना अंतर हम देख सकते हैं? क्योंकि आपको तो 25 साल हो गए हैं बीजेपी में। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा जीनियस और जो उनकी सोच थी, जो जो जिस तरीके से वो देश के उस टाइम पे जो भी करीब 100 करोड़ की आबादी थी, हर व्यक्ति जो कांग्रेस में भी होता था वो उन पे विश्वास करता था। उनके कम मतों की सरकार थी, उनके पास पूरा मैंडेट नहीं था, उसके बावजूद भी लोगों ने उनको सहयोग करा, सरकार बनाई। और मैं समझता हूँ कि देश के अंदर वैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता जिन्होंने, क्योंकि उनको तो इंदिरा गांधी ने भी जब वो क्या नाम है, जब उनको विश्वास कर दूसरी सरकार ने भी उनको यूएनओ के अंदर भेजा, हमारे भारत का प्रतिनिधि बनाकर। तो ये खूबियां थी उनके अंदर, और देश की अकलियतें भी उनके ऊपर बहुत भरोसा करती थी, अभी भी करती है। लेकिन अभी पिछले साल 1-2 सालों से जो माहौल एकदम हुआ है खराब, तो मैं यही कहूंगा कि उसमें प्रधानमंत्री जी को बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता जो नीचे स्तर के नेता है, जो राज्य सरकारों में बैठे हुए नेता है, जो कुछ भी अनगन बातें करते हैं या माइनॉरिटीज के लिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत ग्लोबल पावर बनने को जा रहा है। लेकिन अगर हम देश के अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे लोगों की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की कुछ बदनामी होती है। आप जो इतनी बड़ी तादाद में 18-20 करोड़ माइनॉरिटीज है, तो वो आपका परिवार है। जब उनके पास चॉइस थी, वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उस टाइम के चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, इन लोगों के बोलने पर वो लोग रुके यहाँ पर कि भारत भी आपका देश है, हिंदुस्तान भी आपका देश है। तो इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ पे रुका, भरोसा करके रुका। और आज आप देख रहे हैं कि जिससे हालात है, जिस तरीके की नफरतें फैलाई जा रही है, जिस तरीके से बांटने की बातें की जा रही है, इसमें प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि भारत सही मायने में जो विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर है, वो आगे बढ़ेगा। हमारे देश की आज इमेज और अच्छी हो जाएगी उससे। लेकिन ये छोटे नेताओं की जो बकवासबाजी है, कुछ भी बोल देना, किसी के लिए किसी भी समाज में लगाम होनी चाहिए, लगाम लगना चाहिए। पठान साहब, अभी आपने कहा कि जो माहौल पिछले 1-2 साल से चल रहा है, तो अभी आपको याद होगा विधानसभा, उसमें संसद में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था जिसमें महिलाओं के आरक्षण को लेके बात की गई थी और 15% दिया भी गया था। अब अगर उसके बाद मैं बात करूं तो आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को नहीं देखा जा रहा है, तो आप इसके समर्थन में नहीं जा रहा है कि आप संसद में बैठ सकती हैं, आप देश में क्या चल रहा है उसकी कार्यवाही देख सकते हैं, आप इसके समर्थन में नहीं रहेंगे? बिल्कुल, सब समर्थन में, पूरे देश की सभी पार्टियों ने उसका समर्थन किया है। और हमारी बहनों को, महिलाओं को विधानसभाओं में और संसद के अंदर उनकी भागीदारी होना चाहिए। और मेरे को जैसा पता है कि कांग्रेस ने भी कहा था कि इसको तुरंत प्रभाव से लागू करो, लेकिन अभी फिर उसको उस बिल को लाया गया, लेकिन अभी पता लग रहा है कि वो 26 के बाद उसको लागू करेंगे। फिर जल्दबाजी क्या थी? और अगर किया था तो अभी लागू कर देते आप, 24 में भी वो लागू हो जाता। मतलब जब 2024 में जब पार्लियामेंट की इलेक्शन है, उसमें भी उसको लागू करना चाहिए। वो लागू करने के पीछे कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि, हालांकि कुछ नेताओं का ऐसा कहना था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हाँ, वो भी जरूरी है, वो होना चाहिए ताकि पता लगे कि लोग कितने किस किस जाति के लोग हैं, ओबीसी, एससी और जो लोग हैं उनके बारे में लोगों को पता लगता है। अभी कांग्रेस ज्वाइन आपने कर ली है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो क्या लगता है नए
कांग्रेसी नेता बने हैं, तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी तो नहीं जीत सकती 200 सीटें, और मैं अगर उसी बात पे कहूँ तो कांग्रेस भी नहीं जीत सकती 200 सीट। लेकिन आपकी समझ के अनुसार राजस्थान में चुनाव का क्या माहौल है? पलड़ा जो है किस तरफ भारी आपको जाता लग रहा है? देखिए, जो उन्होंने गहलोत साहब ने जो लोगों ने उन पे भरोसा किया, उनकी सरकार बनाई, तो उनकी योजनाओं को देखते हुए, उनके विकास के मॉडल को देखते हुए ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बनेगी। रिवाज नहीं बदलेगा? जैसे राजस्थानियों का तो रिवाज हमेशा से रहा है कि कभी बीजेपी देखते हैं, कभी कांग्रेस देखते हैं। देखिए, इस बार रिवाज भी बदलेगा और इतिहास भी बदलेगा। इस बार फिर से कांग्रेस रिपीट होगी। ये 30-35 सालों से चला आ रहा है, एक बार कांग्रेस होती है, एक बार बीजेपी होती है, लेकिन इस बार रिवाज और रवायत और इतिहास दोनों बदलेगा। अच्छा, तो कांग्रेस जो है अपना कोई मैनिफेस्टो का नया चेहरा लेकर आएगी। मुझे लगता है विकास का कोई नया मॉडल राजस्थान में आने जा रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि रिवाज भी बदलेगा और रवैया भी बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो इन्होंने गारंटी दी है, उन गारंटियों को देखकर ये लगता है कि लोगों की वो जरूरत है, लोग चाहते हैं कि इस तरह की योजनाएं आए, और कांग्रेस सिर्फ विकास की बात कर रही है, ना किसी, क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1-2 सालों से कुछ ही बातों पर अपना फोकस किया है। वो सिर्फ बात करते हैं मंदिर मस्जिद की, वो बात करते हैं भारत पाकिस्तान की, वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। कांग्रेस भी तो मुस्लिमों को एक साथ लेकर चलती है। अगर हम सिर्फ ये कहें कि कांग्रेस कहती है कि हमारा तो वोट बैंक ही मुस्लिम है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर कांग्रेस बात करती है मुस्लिम की। नहीं, अगर सिर्फ 16-17% जो है उससे आप सरकार नहीं बना सकते। सरकार बनाने के लिए आपको 40-45% वोट चाहते हैं, है ना? तो 40-45% मुस्लिम नहीं है देश के अंदर। मुस्लिम उन पर विश्वास करता है कि देश की आज़ादी में उनका योगदान था, बहुत कुर्बानियां थी, और मैं ये भी कहता हूं कि मुसलमानों को की नुमाइंदगी सभी पार्टियों में होना चाहिए। भाजपा में भी होना चाहिए, सपा में, आप में, और जो भी तुलमुल में, सब में होना चाहिए। कांग्रेस में भी होना चाहिए, भाजपा में भी होना चाहिए, लेकिन जिस भी पार्टी में मुसलमान हो उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको वही सम्मान मिलना चाहिए जो अदर कम्युनिटी के लोगों को मिल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया जा रहा था, उनको दूसरे दर्जे के ऊपर बिठा दिया गया था, उनको वो सम्मान और वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए। तो इन बातों से आहत होकर ही मैं दूर हुआ हूँ, नहीं तो मैं अच्छे से काम कर रहा था। मुझे सब कुछ लग रहा था कि बहुत अच्छे काम किए, अटल जी के टाइम बहुत अच्छे काम किए, भैरव सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया, वसुंधरा राजे जी की जब सरकार थी राजस्थान में अकलियतों के लिए बहुत सारी योजनाएं आई, बहुत सारे काम हुए। लेकिन अभी जो हालात एकदम बिगड़े हैं, एकदम हालात जो जैसे दिख रहे हैं आपको, कि आपने देखा कि कभी आज़ादी के बाद कभी किसी पार्लियामेंट के अंदर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इतनी बदतमीजी की जो वहां पे की गई, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई? उसको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए था, इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करना चाहिए था, उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, उनको राजस्थान में उनको टोंक जिले के अंदर प्रभारी बना के भेज दिया जाता है। तो बेलगाम हुए जा रहे हैं बीजेपी पार्टी के अंदर, लगाम नहीं लगाई जा रही है। चलिए पठान साहब, एक चीज मैं आपको कहूंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो 1 साल से माहौल बिगड़ा है, और अभी 15 अगस्त के दिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, तो पूरे देश ना कहने के बाद या देशवासी ना कहने के बजाय वो कह रहे थे ये पूरा देश मेरा परिवार है। चलिए ये तो हो गई है, कभी हमने कुछ राजनीति से जुड़ी हुई बातें करी। अब मैं आपको ये पूछ लेती हूँ कि अभी हवा महल से एक प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी से, पप्पू कुरैशी जी, जिन्होंने रैली की, और उसके तुरंत बाद ही शाम को ये पता चलता है कि अशोक गहलोत जी वहां पर पहुंच गए हैं, और जो बातचीत हुई है उसके बाद पप्पू कुरैशी जी ने समर्थन दे दिया है आर तिवारी जी को। तो मुझे ये बताइए, क्या कहीं एक डर बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी अगर इतनी मजबूती से राजस्थान में एंटर कर रही है, देखिए जीत हार की बात तो बाद में हम करेंगे, अगर एंटर इतनी मजबूती से कर रही है, लोगों के बीच एक मुकाम बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? कांग्रेस को थोड़ा इनसिक्योर कांग्रेस हो गई, इसी वजह से जो सीएम अशोक गहलोत जी हैं वो पहुंचे पप्पू कुरैशी जी के यहाँ। देखिए, पप्पू कुरैशी की जो मुझे जानकारी है, क्योंकि वो जो डिस्कशन हुआ था उनको बैठाने का, उसमें मैं भी शामिल था। उनकी जो नाराजगी थी वो पूर्व जो पीएचडी मिनिस्टर है महेश जोशी जी से उनका झगड़ा था किसी बात को लेकर,
और उनकी ये मांग थी कि महेश जोशी जी को यहाँ पे टिकट नहीं दिया जाए। और कांग्रेस ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी उस बात को रखा भी और टिकट महेश जोशी जी का काट दिया। तो और लेकिन ये आप इन्होंने निर्दलीय बनने की का सोचा था कि मैं अपेक्स कैंडिडेट लड़ूंगा, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तो आपके लोगों ने उनसे कांटेक्ट किया था, वो तो पठान साहब, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो मुझे ये बताइए, आज फाइनल होने जा रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, क्या कुछ संदेश रहेगा? क्या लगता है आपको कि इंडिया जो अब तक सारे मैच जीतते आ रही है और अब लगता है कि आज फाइनल में पहुंच चुकी है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, 12 सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आज वो 12 साल का जो इंतजार खत्म होगा और हमारी भारत की जो टीम है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। जिस तरीके से हमारे बैट्समैन रन बना रहे हैं, जैसे हमारे बॉलर, खास तौर से मैं मोहम्मद शामी के लिए कहूँगा, जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की है, उन्होंने 3 बार 5 विकेट लिए है। तो इन सब को देखते हुए और रविंद्र जडेजा जैसा हमारे पास ऑलराउंडर है, हमारी टीम निश्चित तौर पे जीतेगी और आज पूरा भारत जश्न मनाएगा। आज दिवाली मनेगी, आज ईद बनेगी और मैं हमारी जो भारतीय टीम है उसके लिए तमाम लोगों से कहूँगा कि आज दुआ कीजिए, आज आप मंदिरों में प्रार्थना कीजिए, मस्जिदों में दुआ कीजिए, क्योंकि आज हमारे भारत के गौरव की बात है, वर्ल्ड कप की बात है। आज हमारा भारत जीते और शाम को हम लोग दिवाली और ईद मनाएं। भारतीय टीम को अपनी ओर से मैं मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं कि इंशाल्लाह हमारी टीम फतेह होगी, हमको कामयाबी मिलेगी और हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। जय हिंद।